पार्ट डी मैट्रिक्स मैच द कॉलम। सो फर्स्ट मैच द कॉलम डिस्कस करते हैं। देखो हमें तीन प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए जेड एंड सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड ऑल आर इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों प्लेन्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट फॉर्म किया, राइट। डिटर्मिनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी वैल्यू आती है वो कुछ ये निकल के आती है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। या आप ये दूसरी वाली चीज़ को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। अब देखो गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि राइट साइड की वो क्या चीज़ें बता रहा है। तो सबसे पहली बात आती है ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, बट दूसरी चीज़ इक्वल टू जीरो है। दूसरी चीज़ इक्वल टू जीरो का होने का मतलब हो गया ए बी सी तीनों बराबर है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप ए बी सी तीनों ही इक्वेशंस में सेम कर देते हैं, लेट्स सपोज, तो आपके पास तीनों प्लेन से एक ही लाइन आ जाएगी विच इज ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू जीरो। ए भी अगर आप कॉमन निकाल देते हैं, राइट, तो आपके पास बचता है ए टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। तीनों प्लेन्स एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, तो वी विल से द प्लेन्स आर सेड टू बी आइडेंटिकल। बी पार्ट की बात करें तो दोनों, पहले वाला इक्वल टू जीरो है, दूसरे वाला इक्वल टू जीरो नहीं है। तो इससे एक बात क्लियर है कि ए बी सी आपस में इक्वल नहीं होंगे, जबकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, राइट। अब अगर a प्लस बी प्लस सी आपका इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब हम ये डिपिक्ट कर सकते हैं कि जो इसका डिटर्मिनेंट निकल के आएगा वो डेफिनेटली जीरो होगा, राइट। और अगर आप डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड भी निकालेंगे वो भी इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब इसके इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। अब मैंने सॉल्व करने की कोशिश की तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड था, सी की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली माइनस ए माइनस बी और उसको फिल किया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकेंड इक्वेशन में मैंने ए की वैल्यू डाल दी विच इज माइनस बी माइनस सी जेड। अब दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद जैसे ही मैंने एक्स एलिमिनेट किया, मुझे मिला y इज इक्वल टू जेड। वाई इक्वल टू जेड भरने पे मुझे एक्स जेड भी बराबर मिलता है, मतलब एक्स वाई और जेड तीनों आपस में सेम आ जाते हैं। मतलब ये तीनों इक्वेशंस अब क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक्स वाई और जेड एग्जैक्टली आर दी सेम थिंग्स, राइट। थर्ड में बात करते हैं। थर्ड में दोनों ही नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब आपका डिटर्मिनेंट ही जीरो नहीं होगा। अगर आपका डिटर्मिनेंट ही जीरो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो एक पॉइंट का मतलब हो गया यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। लास्ट आते हैं, दोनों जीरो हो सकते हैं। दोनों जीरो होने का मतलब हो गया कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी भी होगा और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो भी होगा। तो इससे तो ये चीज बनती है कि a भी जीरो है, b भी जीरो है और c भी जीरो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्स वाई जेड। आप कुछ भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। तो इसका मतलब ये पूरी 3D स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। दिस इज मैच द कॉलम 1। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मैच द कॉलम 2। देखो सेकंड में हमें बोला गया कि ये जो प्लेन है आपके पास, ये एक लाइन को कंटेन कर रहा है। तो देखो इसमें दो चीज़ें लगा सकते हैं। एक तो जो लाइन के अंदर पॉइंट है a 2d और c, वो प्लेन के ऊपर भी लाई करना चाहिए। मैंने उसी को फिल कराया, एक इक्वेशन मिली। दूसरी चीज़, लाइन का डायरेक्शन रेशो और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, दैट मीन्स देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू जीरो। दूसरी कंडीशन ये लगाई। साइमल्टेनियस मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, मुझे ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू बी स्क्र भरी, बी आपस में कैंसिल हो गया, b कैंसिल हुआ तो b बाई डी की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2। दिस इज द आंसर, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालना है पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। तो अगर मुझे पॉइंट पता है, प्लेन की इक्वेशन पता है और उस लाइन के पैरेलल जाना है, तो मैंने उसके डायरेक्शन रेशियोज लिखे। मैंने मान लिया वो r डिस्टेंस की दूरी पे होगा, तो मैं p पॉइंट को क्या अज्यूम कर सकता हूँ, p को हम अज्यूम कर सकते हैं 1 प्लस डायरेक्शन कोसाइंस लिख लिया मैंने, विच इज 2/7 3/7 एंड माइनस 6/7। तो अगर मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ r डिस्टेंस की दूरी पे, तो ये p पॉइंट हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2r/7 माइनस 2 प्लस 3r/7 एंड 3 माइनस 6r/7। अब ये पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करना चाहिए, सो इट शुड सेटिस्फाई द प्लेन इक्वेशन। मैंने उसके अंदर लाई करवाया तो वहां से r की वैल्यू आई 1, मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन कितना आ गया हमारे पास, 1 के इक्वल। दोनों सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो डेफिनेटली इनके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स आपस में जनरल पॉइंट्स के इक्वल होंगे। मैंने फर्स्ट लाइन का जनरल पॉइंट निकाला, सेकेंड लाइन का जनरल पॉइंट निकाला, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को इक्वल किया, वाई कोऑर्डिनेट्स को बराबर किया और जेड कोऑर्डिनेट्स को बराबर किया, राइट। मैंने सबसे पहले लैम्डा, जिसमें के नहीं था, बीच वाली इक्वेशन को सॉल्व किया, उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाला। फर्स्ट से मैंने म्यू की वैल्यू निकाली, राइट, 2/k-2। म्यू की वैल्यू भी k में डालने के बाद लैम्डा की वैल्यू भी k की टर्म्स में निकाली। अब लैम्डा और म्यू दोनों ही k की टर्म्स में आ चुके हैं, तो मैंने थर्ड इक्वेशन में फिल किया और फिल करने के बाद मुझे k की वैल्यू यहाँ से मिलती है 0, और आई थिंक हमें k ही ढूंढना था, सो दैट्स इट, दिस कम्स आउट टू बी द आंसर। नेक्स्ट आते हैं डी पार्ट पे। तीनों प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन पे। अगर तीनों ही प्लेन्स आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक ही लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब है
वो एक तरह से हमारे कॉन्कुरेंट प्लेन्स बन चुके हैं, तो इनका डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 करके k की 2 वैल्यूज आई 2 and 4, आई थिंक 4 हमारे ऑप्शंस का पार्ट नहीं है, सो 2 विल बी द आंसर, राइट।